वेरी नाइस, टेस्ट ले लेंगे तभी। ओके, एम्बर पता है तुम्हें? एम्बर क्या होता है? Amber, known as electron in Greek language, is a kind of fossiled gum having straw yellow color. ऐसा येलोइश कलर का एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर था एक, थेल्स, जिसने फाइंड आउट किया कि जब एम्बर को वुल के साथ रब करते हैं तो एक स्ट्रेंज प्रॉपर्टी डेवलप होती है। ये एम्बर टाइनी बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है, फिर ड्राई स्ट्रॉ, सूखा हुआ घास, उसको भी अट्रैक्ट करता है, ड्राई पीसेस ऑफ लीव्स को अट्रैक्ट करता है। मतलब ये जो एम्बर है, एम्बर, ठीक है, प्लस वुल ऑन rubbing produces this strange effect of attraction। और ये अट्रैक्शन को समझने के लिए साइंस को बहुत साल लग गए। ये एंशियंट ग्रीक टाइम से ये खोज चल रही है। मतलब थेल्स ने सबसे पहले ये क्वेश्चन उठाया, या ये जो प्रॉपर्टी है रबिंग, दो चीजों को रब करने से क्यों ये दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। कोम्ब प्लास्टिक का होता है, उसको अगर हेयर के साथ तुम हेयर कोम करोगे तो हेयर के साथ उसका फ्रिक्शन होगा, रबिंग होगा, और ये कोम को जब पेपर के पास लाओगे तो वो पेपर को वो अट्रैक्ट करने लगता है। क्यों होता है ये एंशियंट टाइम से ये क्वेश्चन चल रहा था। देन इन 17th सेंचुरी इसका आंसर मिला थोड़ा बहुत। 17th सेंचुरी डॉक्टर गिलबर्ट, he reconstructed this experiment of Thales. He showed that not only amber and wool combination, but many other combinations like ebonite rod and cat's skin or silk. नहीं, ebonite rod and wool, ebonite rod and cat's skin, glass rod and silk, sealing wax and wool also develop similar properties when rubbed with each other. मतलब ऐसे कुछ सेट ऑफ सब्सटेंसेस है, ऑब्जेक्ट्स है, जिनको एक दूसरे के साथ रब करेंगे तो वो दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। अब इसको क्या मैग्नेटिज्म बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि मैग्नेटिज्म सिर्फ मेटल्स के बीच में होता है, सर्टेन टाइप ऑफ मेटल्स, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, यही है मैग्नेटिक मटेरियल्स। बाकी कोई मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। मेटल्स भी दूसरे, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये भी मैग्नेटिक नहीं है। तो ये तो मैग्नेटिज्म नहीं है, ये तो नॉन मेटल्स के बीच में हो रहा है। एबोनाइट रॉड, कैट स्किन, ग्लास रॉड, सिल्क, सीलिंग वैक्स, वुल, ये सब नॉन मैग्नेटिक है ना, नॉन मेटल है। मैग्नेटिक तो कोई भी नहीं है इसमें। तो ये प्रॉपर्टी कैसे आई? ये क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, क्यों रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को? ठीक है, इसको हमने स्टडी करना है इस चैप्टर में, विच इज इसका इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट यूनिट, विच इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। The substances which acquire this strange property of attraction were said to be charged with electricity or electrified. ये electrified या electricity वर्ड आया है इलेक्ट्रॉन से, ग्रीक वर्ड, और इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट मीनिंग एम्बर होता है ग्रीक लैंग्वेज में। तो ये क्यों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं? बिकॉज दे आर इलेक्ट्रिफाइड, बिकॉज दे हैव इलेक्ट्रिसिटी विद इन देम, that is they are charged with electricity. So the phenomena due to which suitable combination of bodies on rubbing get electrified, it's called electricity. In fact इस स्टेटमेंट को थोड़ा और हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं, when two bodies are
when two suitable bodies are rubbed with each other, they acquire static electricity. They acquire static electricity. जब दो बॉडी को एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो उनके पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है. अब ये वर्ड स्टैटिक का मतलब क्या है? ओम, स्टैटिक. प्रोजेक्ट था. स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट. स्टैटिक, स्टेडी, जो मूव नहीं कर रही है, वैसी इलेक्ट्रिसिटी. तो कोई इलेक्ट्रिसिटी मूव भी करती है क्या? तुमने कभी सुना है इलेक्ट्रिसिटी? हाँ हाँ, तो क्या, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है वो जो मूव करती है, फ्लक्चुएट करती है? सॉरी, उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. इस चैप्टर का नाम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी है. इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है, एक स्टैटिक और एक करंट. स्टैटिक स्टेडी होती है, स्टेडी मतलब एट रेस्ट, और करंट फ्लोइंग होती है. करंट इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग. तो ये जो रबिंग करने से, एक दूसरे को, सूटेबल बॉडी को एक दूसरे के साथ रब करने से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, दैट इज ऑफ द नेचर स्टैटिक, स्टेडी. और जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है, जिससे लाइट चल रही है, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, प्रोजेक्टर चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी है करंट इलेक्ट्रिसिटी. हमें दोनों पढ़ना है इस चैप्टर में. तो पहला यूनिट स्टैटिक के ऊपर है, पहला और दूसरा दोनों. पहले दो यूनिट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है. करंट बीच बीच में तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या है. थर्ड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है, समझ में आया? बट अगेन व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसको तुम जो चाहे उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. तो सबसे यूजफुल फॉर्म है एनर्जी का, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से हम लाइट एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, हीट एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, साउंड एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं. तुम्हें जो फॉर्म चाहिए, डिजायर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें एनर्जी दे सकता है. ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी सबसे यूजफुल है. यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है, प्लास्टिक रूलर, ड्राई है, रब करो, बिट्स ऑफ पेपर के पास लाओ, वो उसको अट्रैक्ट करेगा. कभी कभी तुम सिंथेटिक मटेरियल के क्लॉथ्स पहनते हो, जैसे स्पोर्ट्स टी शर्ट, स्पोर्ट जर्सीज जो होती है, फुटबॉल जर्सीज, उसको जब बॉडी से निकालते हो तो तुम्हें ऐसा चिट 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 ऐसा साउंड आता है, स्पार्क्स जैसा दिखता है अगर अंधेरे में करोगे तो. अंधेरे में ट्राई किया है कभी? स्वेटर, स्वेटर है ना, स्वेटर, उसको ऐसे बॉडी से निकालने का ट्राई करो या उसको ऐसा रब करो तो तुम्हें स्पार्क्स दिखेगी. कभी कभी ऐसा लगता है ये चेयर पे मैं बैठा हूँ, मेरा बॉडी इससे रब हो रहा है, ये सिंथेटिक मटेरियल है. ठीक है, अब मैं वो डोर को टच करूंगा, हैंडल को, तो मुझे शॉक लगेगा. किया है कभी? हुआ है एक्सपीरियंस? कभी नहीं हुआ है. हाँ, तो वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही एक फॉर्म है. बट दैट इज, आई डोंट नो, दैट इज नॉट अ डे टू डे थिंग, बट दिस इज वेरी वेरी prominent, that when you are that taking out t-shirt or sweater, or sitting on a chair or a sofa and then touching the door or car handle and you get shocked. So why does this happen? ये क्यों होता है? This happens due to charges, electric charges. ठीक है, so now let's talk about electric charges. Next topic is electric charges. तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर. ठीक है, एवरीथिंग अराउंड अस.
ये मैटर दो टाइप की होती है, या तो ये एलिमेंट्स होते हैं या तो ये कंपाउंड्स होते हैं। हमारे अराउंड जितनी भी चीज है, या तो ये एलिमेंट्स होते हैं या तो ये कंपाउंड, या तो ये मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर तुम्हें पता है, एलिमेंट प्लस एलिमेंट भी हो सकता है, एलिमेंट प्लस कंपाउंड भी हो सकता है, कंपाउंड प्लस कंपाउंड भी हो सकता है। हम लोग उधर नहीं जा रहे, हम लोग सिर्फ मैटर को समझ रहे हैं। ये एलिमेंट्स किससे बने होते हैं? atoms of one kind of elements, they can make up matter. compounds किससे बने बने होते हैं? compounds बने होते हैं molecules से। जैसे एक एटम का एग्जांपल लूंगा मैं, हाइड्रोजन, राइट, या फिर ऑक्सीजन या फिर कार्बन। मॉलिक्यूल का एग्जांपल दूंगा वाटर मॉलिक्यूल, या फिर सॉल्ट मॉलिक्यूल, या फिर HCl है, एसिड का मॉलिक्यूल। ये सारे मॉलिक्यूल्स है। अच्छा, मॉलिक्यूल्स इन टर्न किससे बने हैं? दे आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तुम बोलोगे सर ये केमिस्ट्री क्यों शुरू कर दी आपने? तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में क्यों जा रहे हैं? मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं कि कोई भी मैटर ले लो तुम्हारे अराउंड, वो या तो एलिमेंट से बनी है या तो कंपाउंड से। एलिमेंट इन टर्न्स एटम से बने हैं, कंपाउंड भी एटम से ही बने हैं। मतलब सबसे जो कॉमन पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल, वो क्या है? एटम, जिससे सारी चीज बनी है हमारे अराउंड। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, ऐसे तो बोल सकते हैं। एटम किससे बना है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसमें जो न्यूट्रॉन्स है वो क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल है, इसका कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल है। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि इनके पास चार्ज होता है। ये चार्ज कैसे समझ में आता है? क्योंकि ये लाइक चार्जेस, मतलब अगर दो बॉडीज पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो एक दूसरे को रिपेल करती है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये चार्ज्ड है, ये भी चार्ज। साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि दोनों का चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट है? तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तब पता चला कि प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। अब एक बॉडी को दूसरी बॉडी से हम जब रब करते हैं तब क्या होता है? सपोज मेरे पास सिल्क का क्लॉथ है प्लस ग्लास का रॉड है। अगर मैं इनको रब करता हूं तो मुझे क्या क्या होगा? इससे इससे होगा ये कि ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके सिल्क में चले जाएंगे। जब उनको रब करेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करके इधर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला जाएगा। ये सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब अब सिल्क के पास क्या हो गया? सिल्क हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? मतलब सिल्क क्या बन जाएगा? नेगेटिव। सिल्क क्या बन जाएगा? अच्छा, ग्लास के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, लेस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ग्लास क्या बन जाएगा? समझ में आया कैसे चार्ज होती है बॉडीज? ये सिर्फ रबिंग करने पे ही होता है, क्योंकि रबिंग करने पे क्या होता है? दोनों का जो फिजिकल कांटेक्ट है ना, बहुत ज्यादा हो जाता है और फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से जो पार्टिकल्स है, चार्ज पार्टिकल जो सरफेस पे होते हैं, उनको एनर्जी मिल जाती है, इसलिए वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जंप कर जाता है। सो व्हेन दे जंप फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, बोथ द बॉडीज गेट चार्ज, नॉट ओनली वन बॉडी। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा प्रोटॉन्स तो कभी जंप करते नहीं है कहीं भी। इलेक्ट्रॉन्स वो लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, इसलिए दे जंप इजीली। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दैट अदर बॉडी गेट्स चार्ज, it gets negatively charged, and the body from which electrons have jumped, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ने जंप लगाया है, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गए, वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज एटम से बनी है, एटम चार्जेस से बने हैं, और चार्जेस के लेन देन या फिर चार्जेस के ट्रांसफर के वजह से बॉडी चार्ज हो जाती है।
तो कोई भी बॉडी को चार्ज करने का सिंपल तरीका है, क्या करो, उसको सूटेबल दो बॉडीज को रब कर लो। चार्जेस का, हाँ यस, हाँ तो होता ये है कि जब किसी बॉडी को चार्ज किया तो वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाती है। वो एयर की वजह से हो सकता है, या फिर उस बॉडी को तुमने ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में लाया तो भी वो डिस्चार्ज हो जाएगा। उसको अर्थिंग बोलते हैं, अर्थिंग। ठीक है, तो अपने आप डिस्चार्ज होता है, बहुत सारे बॉडीज होते हैं। लेकिन अगर तुमने उसको एक क्लोज्ड जगह में रखा, क्लोज कंटेनर के अंदर जहां पे वैक्यूम है, तो वो चार्ज बॉडी इन्फिनिटी तक चार्ज ही रहेगी। नॉर्मल कंडीशंस में वो डिस्चार्ज हो जाती है, बट अगर तुमने उसको आइसोलेशन में रखा तो वो चार्ज रहेगी फॉर एवर। ठीक है, तो यहाँ पे ये वही दिखाया है, एबोनाइट रॉड, एक चार्ज एबोनाइट रॉड, दो चार्ज एबोनाइट रॉड को एक दूसरे के पास लाने से एक चीज देखी गई है, रिपल्शन। रिपल्शन मतलब वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, क्योंकि वो दोनों के ऊपर एक ही टाइप का चार्ज है। ठीक है, और अगर एक एबोनाइट रॉड और एक ग्लास रॉड को एक दूसरे के पास लाया तो क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर, दैट मीन्स दे हैव ऑपोजिट चार्जेस। तो इसका मतलब है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इतना ही है इसमें। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गिलबर्ट ने, और उसने ये पता चलाया कि जो एबोनाइट रॉड और ग्लास रॉड का चार्ज है वो दोनों अलग है, एक टाइप के नहीं है। तो मतलब ऐसा जरूरी है नहीं है कि कोई भी रॉड शेप्ड ऑब्जेक्ट है तो वो पॉजिटिवली चार्ज ही होगा, नहीं। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो उसके मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। तो वो हम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, हाँ पता जरूर लगा सकते हैं कि क्या चार्ज है उसके ऊपर। ठीक है, अगर रिपेल करेगा तो सेम नेचर है चार्ज का, अट्रैक्ट करेगा तो ऑपोजिट नेचर है। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज मैं बताता हूं। देखो, ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज है और एबोनाइट नेगेटिवली चार्ज्ड। जब भी उसको रब करोगे ग्लास को सिल्क के साथ, मैंने यही सही बताया था ना मैंने पहले? यस, मैंने तुम्हें बताया था कि इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से सिल्क सिल्क में चले जाते हैं। तो ग्लास क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज, और सिल्क, यही वो लोग ने भी यही लिखा है कि ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड एबोनाइट रॉड इज बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ग्लास रॉड को किसके साथ रब करने से वो ग्लास रॉड पॉजिटिव होता है, सिल्क या फिर कैट की स्किन के साथ। और एबोनाइट रॉड को किसके साथ रब करने से वो नेगेटिवली चार्ज होता है, वुल या फिर एम्बर, वुल या फिर एम्बर के साथ। ठीक है, अच्छा, और मैं जो बताने वाला था इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, इनका मैथमेटिकल ऑपरेशन से कोई रिलेशन नहीं। वो तुम्हारा एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, इट जस्ट शोज यू द नेचर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट बॉडी। व्हेन आई से दैट ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, इसका मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इट हैज डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज लेस इलेक्ट्रॉन्स देन रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव। और जब मैं बोलता हूं कि एबोनाइट रॉड नेगेटिव है, इसका मतलब है उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स। मोर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव, इतना याद रहेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं इवन इफ दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। मतलब ये जो फोर्स है इनके बीच में, जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये वैक्यूम में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझाया जो अभी मैंने बताया, बट ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने केमिस्ट्री में ऑलरेडी स्टडी किया है, और चैप्टर का नाम ही था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यू रिमेम्बर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आई एम सॉरी। तो इसमें तो हमने क्या क्या पढ़ा था, एक तो नहीं नहीं नहीं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसने डिस्कवर किया था, जे जे थॉमसन। हाँ, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किए थे। प्रोटॉन्स किसने डिस्कवर किए थे, जेम्स
चैडविक था, चैडविक ने तो न्यूट्रॉन्स डिस्कवर किए थे। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड, वो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो ये सारा हुआ 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में, मतलब 1901 से ऑनवर्ड्स। जो वो शुरुआत के 20-30 साल थे उसमें सारी डिस्कवरीज हुई है। उसके बाद पता चला कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से? प्रोटॉन्स की वजह से। और कौन सा चार्ज रबिंग पे ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज डज नॉट गेट ट्रांसफर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हैवी होता है, प्रोटॉन्स हैवी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत हल्के होते हैं, तो वो ट्रांसफर हो जाते हैं रबिंग पे। तो इलेक्ट्रिसिटी, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट्स, तो तुम्हारे पास एक ही आंसर होना चाहिए, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द फ्लो और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक या फिर करंट, दोनों में से कोई एक टेक प्लेस करती है। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, केमिस्ट्री है ये पूरा। अच्छा, व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, न्यूट्रल एटम? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is always equal. Number of protons is equal to number of electrons is equal to the atomic number, Z उसका सिंबल था, ये भी मैंने बताया था, एटॉमिक नंबर। ठीक है। अच्छा, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका नाम क्या है? वैलेंस, वैलेंस या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। जब भी दो बॉडीज को रब करते हैं ना, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट जंप करते हैं, सेप मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। So free electrons can transfer from one body, one atom to another atom, from one body to another body. But the bound electrons जो अंदर होते हैं न्यूक्लियस के पास, जो लास्ट शेल में नहीं होते, they cannot get transferred. तो रबिंग से कैसे चार्ज होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी। व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, electrons from outermost shell of one body get transferred to the other body, and then the body from which the electrons have left, it becomes positively charged, and the body which has accepted electrons becomes negatively charged. जिसके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं वो नेगेटिव बन जाता है, जिसके पास से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वो पॉजिटिव बन जाता है, and this is how bodies gets charged. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे लिखी है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। द कंडक्टर्स कैन नॉट बी चार्ज बाय रबिंग बिकॉज चार्ज डेवलप्ड ऑन देम विल फ्लो अवे एंड विल नॉट रिमेन विद देम। कंडक्टर को कभी भी रबिंग से चार्ज नहीं कर सकते तुम, क्योंकि कंडक्टर का नेचर क्या है? वो तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो उसमें जो भी चार्ज आएगा वो फ्लो हो जाएगा, it will flow away in any of the direction, it will not stay. So conductors cannot be charged by rubbing, only insulators can be charged by rubbing. So क्या है, कॉपर वायर को हम रबिंग से चार्ज कर सकते हैं? नहीं। एल्यूमिनियम वायर को नहीं, सिल्वर वायर को नहीं, किसी भी मेटल को रबिंग से चार्ज नहीं कर सकते। मतलब मेटल्स में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है? नहीं होता। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किस में होता है? इंसुलेटर्स में, नॉन मेटल्स में। एबोनाइट रॉड, ग्लास रॉड, वुल, सिल्क, ये सब इंसुलेटर्स हैं। इंसुलेटर में करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है? नहीं होता। इंसुलेटर में सिर्फ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। और कंडक्टर्स, मेटल्स में क्या होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है? नहीं, उसमें सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। रिमेंबर दिस, insulators are associated with static electricity and conductors are associated with current electricity. ठीक है?
Next topic says about law of conservation of electric charges. It states that sum of the total electrons in a system is a constant quantity. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दो बॉडीज जब एक सिस्टम में होती है, जब सपोज ये सिल्क है और ये ग्लास है, ये सिल्क और ग्लास में जितने चार्जेस रबिंग से पहले थे उतने ही चार्जेस रबिंग के बाद भी रहेंगे. द नंबर ऑफ चार्जेस रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर रबिंग एंड आफ्टर रबिंग. इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. टोटल क्वांटिटी or total electrons in a system remains constant before and after rubbing. Yes, I'll be there. कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में हमें पता है. कंडक्टर्स कौन होते हैं? मेटल्स. मुझे बताओ ना, मेटल के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1, 2 और 3. 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. सोडियम में 1 होता है, मैग्नीशियम में 2 होता है, एल्यूमिनियम में 3 होता है. और नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, 5, 6 और 7. ठीक है. तो ये कंडक्टर्स कंडक्ट कैसे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को? क्योंकि उनके पास जो लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दे कैन फ्लो इजीली. बट इंसुलेटर में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, दे कैन नॉट फ्लो. मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट फ्लो, लेस इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो. दे कैन लीव द आउटर मोस्ट शेल एंड फ्लो. इसके लिए कंडक्टर्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इंसुलेटर्स कैन नॉट. सो कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये भी याद रख सकते हो तुम. कंडक्टर और इंसुलेटर का यहाँ पे डेफिनेशन दिया है. ठीक है. अभी आई विल बी बैक इन सम टाइम. टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, सॉल्व द एक्सरसाइज. यस, अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव करोगे तब तक मैं वापस आऊंगा. कैन यू जस्ट डू अभी क्वेश्चन आंसर लिखने हैं? अभी नहीं लिखोगे तो चलेगा, बाद में लिख सकते हो क्लास के बाद घर पे जाके. और स्पेसिफिक्स चाहिए तुम्हें? तो सेकेंड यूनिट में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी एंड एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी. ये सब के बारे में पढ़ना है. तो चार्ज कैसे करते हैं तो हमने अभी पढ़ा. हाउ डू यू चार्ज टू सूटेबल बॉडीज? बाय रबिंग. रबिंग से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, उससे बॉडी चार्ज हो जाती है. लेकिन हाउ डू वी फाइंड वेदर अ बॉडी इज चार्ज्ड और अनचार्ज? कैसे पता लगेगा? हाउ डू वी फाइंड वेदर अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज? मतलब देर मस्ट बी सम मेथड टू फाइंड वेदर द चार्ज इज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी और नॉट, whether the charge present on a body is positive or negative. इसको पता लगाने का तरीका हम लोग पढ़ने वाले हैं with the help of an instrument which is known as gold leaf electroscope. तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन हमें देखना है. इससे पहले कि मैं तुम्हें कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करूं, आई वुड लाइक टू शो यू द फोटोग्राफ. See, this is exactly how it looks like. Hmm.
doesn't become enlarged. No, I don't know. Okay, let me try copying it. Yep, it works. Thank you. Yeah, you see, this is gold leaf electroscope. ये उसका एक्चुअल फिगर है. सिर्फ यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है ना तुम्हें, दैट्स वन वेरी थिन गोल्ड लीफ, और उसके साइड में ऐसे एंगल्स बनाए हुए हैं, प्रोट्रैक्टर जैसा मार्किंग दिया हुआ है. डू यू सी दैट? सो क्या होगा, ये ऊपर एक डिस्क है, डिस्क ब्रास की डिस्क होती है, और ये ब्रास के रॉड से यहाँ पे नीचे एक रॉड जा रहा है, उससे अटैच्ड एक गोल्ड लीफ होता है. as you bring a charge body in contact with this disk, तो क्या होगा, ये डिस्क भी चार्ज हो जाएगी और ये पूरा पार्ट चार्ज हो जाएगा. और अगर चार्ज प्रेजेंट है बॉडी के ऊपर, तो ये गोल्ड लीफ वो रॉड से थोड़ा दूर चला जाएगा, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. यस, इन बोथ केसेस इट विल रिपेल. ठीक है, आई विल एग्जैक्टली एक्सप्लेन यू. पहले मैं तुम्हें कंस्ट्रक्शन समझाना चाहता हूँ. ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन समझ लो. ये मैंने तुम्हें फिगर भी दिखा दी इसकी, अभी कंस्ट्रक्शन समझ लो. गोल्ड लीफ के यूजेस क्या है? इट कैन बी यूज टू फाइंड वेदर अ बॉडी हैज एन इलेक्ट्रिक चार्ज और नॉट, whether charge is present or not, and it can be used to find whether the charge is positive or negative. ये दोनों चीज़ों के लिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यूज होता है. तो इसमें क्या क्या होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में? एक ग्लास बेल जार होता है, ग्लास का एक जार होता है, उसमें ग्लास का बॉक्स था, इसमें जार है. ठीक है, बेल जार विच फिट्स इन अ सर्कुलर ग्रूव ऑफ अ वुडन बेस. एक वुडन बेस में इस ग्लास के जार को रखा जाता है. फ्रॉम द माउथ ऑफ बेल जार पासेस अ ब्रास रॉड. ये देखो ब्रास रॉड, जो उस फिगर में पिक्चर में बहुत क्लियर दिख रहा था. ये रॉड को अपनी पोजीशन में एक सील होता है, शेलैक सील, एक शेल का सील होता है, उससे वो रॉड को फिक्स कर देते हैं अपनी जगह पे. दिस सील इंसुलेट्स ब्रास रॉड फ्रॉम ग्लास वॉल्स. उसको इंसुलेशन भी ये सील की वजह से ही मिलता है. इंसुलेशन करने का रीजन क्या है? क्योंकि अगर मैं चार्ज बॉडी को ब्रास कैप के साथ टच करूंगा, तो इसके चार्जेस ग्लास के कंटेनर में नहीं जाने चाहिए. ये सिर्फ ब्रास रॉड के लिए है चार्जेस. ठीक है, इसलिए इंसुलेशन का बहुत जरूरत है. ऑन वन एंड, दैट इज अपर एंड ऑफ द ब्रास रॉड, is fixed a brass cap which is commonly called disc. ब्रास की डिस्क है, कैप है. The other end, lower end, is flattened to form rectangular strip. इसको एक फ्लैट करके रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना देते हैं उससे. पैरेलल टू द फ्लैटेंड ब्रास स्ट्रिप इज फिक्स्ड अ गोल्ड फॉइल विद द हेल्प ऑफ गम. तो एक गोल्ड की पतली फॉइल. गोल्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेटल, very expensive metal. Why gold foil is used? Because it is highly malleable and ductile. Malleable matlab it can be beaten into very thin sheets. If it can be converted into very thin sheets, then what happens is, when the charge flows through the gold foils get charged and they get separated from each other. When they get separated from each other, you know that charge is present. So for the gold foil to repel and attract towards the brass rod, it is made very very thin so that it can easily do the movement. अगर तुम वो फिगर में देखोगे जो मैंने तुम्हें पहले बताई, दिखा है कितना थिन है ये फॉइल, दिख रहा है? It's so thin. The other part of the rod is not so thin, so it stays steady in its position. But this part, it's visible that it is just like a tissue paper. टिश्यू पेपर की जैसी थिकनेस है ये गोल्ड फॉइल की. और टिश्यू पेपर में जरा भी अगर फोर्स एक्सर्ट करोगे तो वो मूव करेगा.
ब्रास रॉड अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, इतना फोर्स नहीं है हमारे पास कि ब्रास रॉड बेंड हो जाएगा, नहीं हो सकता। बट गोल्ड का जो फॉइल है वो इतना थिन है कि वो थोड़े से फोर्स से वो डिस्प्लेस हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग गोल्ड फॉइल यूज करते हैं। ठीक है, ऑन द साइड्स ऑफ बेल जार आर फिक्स्ड 2 स्ट्रिप्स ऑफ टिन फॉइल। यहाँ पे टिन की फॉइल लगाते हैं, जो तुम्हें हमारे ओरिजिनल फिगर में नहीं देखने मिल रही है। यहाँ पे कोई टिन की फॉइल मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, ये पूरा ऐसा मेटल के 2 रॉड्स है और आगे और पीछे क्या है, ग्लास के 2 पीसेस है। टिन टिन की फॉइल यहाँ पे नहीं दिख रही है। बट इफ यू सी हियर दे हैव शोन टिन फॉइल्स। ये टिन फॉइल क्यों लगाते हैं? दीज फॉइल्स आर पैरेलल टू गोल्ड लीफ एंड दीज फॉइल्स आर अर्थ्ड। अर्थ्ड मतलब अर्थ के साथ वो कनेक्टेड होते हैं। दे हेल्प द चार्ज टू स्टे ऑन द गोल्ड लीफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो तुम्हें ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इन अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप व्हाई आर टिन फॉइल्स पुट ऑन द you can say circumference of glass bell jar? They are there because they are earthed and they help the gold leaf to retain their charges for a long time. ऐसा याद करके लिख सकते हो तुम। अच्छा, अभी ये चार्ज कैसे डिटेक्ट करता है? रिमेंबर दैट, सपोज इफ यू टेक अ ग्लास रॉड, उसको सिल्क से रब करोगे तो ग्लास रॉड में कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज वाला ग्लास रॉड को अगर तुम ये ब्रास की डिस्क के साथ टच करोगे तो क्या होगा? तो ये जो ब्रास की डिस्क है, ये ब्रास का रॉड है यहां तक, और ये गोल्ड लीफ है, सब में चार्जेस क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के थ्रू चार्जेस क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं। सो दे ऑल विल अक्वायर विथ चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। टच करने से चार्ज करने का जो मेथड है उसको बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं? So what do? We touch the glass rod, charged glass rod, with the brass disc, and then what we do? With the help of conduction, we charge the whole gold leaf electroscope. The whole gold leaf electroscope becomes positively charged. टच करके पॉजिटिवली चार्ज बना दिया उसको। जैसे ही वो पॉजिटिव चार्ज अक्वायर कर लेगा, कौन? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ और ब्रास रॉड ये दोनों में सेम चार्जेस आ जाएंगे और गोल्ड लीफ ब्रास रॉड से दूर चला जाएगा। इट विल रिपेल फ्रॉम ब्रास रॉड एंड गोल्ड लीफ विल मूव अवे, इट विल रिपेल। ठीक है, सो इससे ये पता चलता है कि हमने जिस बॉडी को टच किया था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की ब्रास डिस्क के साथ, इट इज पॉजिटिवली चार्ज। कभी भी किसी बॉडी को चार्ज है अनचार्ज, तुम्हें ये चेक करना है तो पहले तुम्हें अनचार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लेना है। नंबर 1, स्टेप 1, टेक अनचार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। स्टेप 2, bring the body which has to be checked whether it is charged or uncharged and touch it, bring it in contact with the brass disc of gold leaf electroscope. If the gold leaf gets repelled from each other, then the body is charged. If they do not, then the body is uncharged. Simple. सपोज मैंने एबोनाइट रॉड लेके आया और उसको कांटेक्ट में रखा अनचार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के डिस्क के साथ। रिमेंबर, दिस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप वाज अनचार्ज्ड इनिशियली। मैंने इसको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया था, अब वापस उसको अनचार्ज बना दिया मैंने। उसका भी एक मेथड है अनचार्ज बनाने का। ठीक है, तो पहले मैंने उसको अनचार्ज कर दिया। अनचार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के पास में एक एबोनाइट रॉड लेके आया। एबोनाइट रॉड को उसके ब्रास डिस्क के साथ टच किया, पूरा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एबोनाइट रॉड जिसको वुल के साथ रब करते हैं वो नेगेटिव होता है। इफ यू टच इट by the method of conduction, the whole gold leaf electroscope becomes negatively charged and the leaves repel each other. लेकिन फिर मैं ये पेन किसी के साथ रब नहीं किया और उसको मैंने अनचार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के ब्रास डिस्क पे टच किया तो क्या होगा? विल द गोल्ड लीफ रिपेल? नो, इट विल नॉट रिपेल।
That means there is no charge on this body. It's neutral. अब कैसे पता चलेगा नेचर ऑफ चार्ज ऑन अ गिवन बॉडी? गोल्ड लीफ हमें ये बताता है कि बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, लेकिन हमें ये भी बताता है कि बॉडी पे क्या कौन से नेचर का चार्ज। तो नेचर ऑफ चार्ज पता लगाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक चार्ज्ड गोल्ड लीफ लेना पड़ेगा। चार्ज्ड। ठीक है, लेट मी टेल यू। यहाँ पे कुछ इतना इजी, मतलब बहुत ही शॉर्ट में बता दिया है, मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले जस्ट इमेजिन, अगर मुझे एक चार्ज्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लेना है तो मैं क्या करूँगा? मैं अनचार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लूंगा जिसका गोल्ड फॉइल रिपेल नहीं है, अपनी पोजीशन में ब्रास रॉड के साथ। अब मैं एक एबोनाइट रॉड को वुल के साथ रब करके उसको टच कर दूंगा। नाउ आई नो दैट गोल्ड लीफ इज नेगेटिवली चार्ज। अब मैं मेरी बॉडी को जो चार्ज्ड है, लेकिन उस पर कौन सा चार्ज है मुझे नहीं पता, उसको लेके आऊंगा एंड आई विल टच इट विद द ब्रास कैप ऑफ द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. If the body is negatively charged, then the leaves will go further apart. मतलब वो जो गोल्ड लीफ है वो पहले रिपेल्ड थे, अब और रिपेल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने जो बॉडी को टच किया टू द नेगेटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एंड द लीव्स दे रिपेल्ड फर्दर, दैट मीन्स द बॉडी वॉज नेगेटिवली चार्ज। बट अगर वो नेगेटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के लीव्स चार्ज बॉडी को टच करने से पास में आ जाते हैं, इसका मतलब है वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर लीव्स दूर जाते हैं चार्ज बॉडी के, तो बॉडी हैज द सेम चार्ज एज ऑन द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। बट अगर लीव्स चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के लीव्स अगर पास आते हैं, तो बॉडी हैज ऑपोजिट चार्ज एज प्रेजेंट ऑन द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, ये उसका नेचर ऑफ चार्ज ढूंढने का मेथड है। अब चार्जिंग कैसे करेंगे? मैंने तुम्हें बताया चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, दो बॉडी को एक साथ कांटेक्ट में लेके आते हैं, और ये मेथड को क्या बोला जाता है? कंडक्शन। क्या बोलते हैं? सो बाय टचिंग वेन एवर यू आर चार्जिंग, इट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। बट देन देर इज अनदर मेथड in which you charge a body by bringing other body near it. You don't touch, you just bring it near. ठीक है, जैसे यहां पे एक फिगर दिख रहा है तुम्हें, फिगर 8.9. You have an ebonite rod which is negatively charged, and you have two insulated stands on which there are two spheres, two metallic spheres. ठीक है, विच आर इन कॉन्टैक्ट इनिशियली। ठीक है, अब क्या होगा? अब जब तुम ये नेगेटिवली चार्ज्ड एबोनाइट रॉड को ये दोनों स्फीयर के नजदीक लाओगे, सपोज स्फीयर ए के नजदीक लाओगे, तो स्फीयर ए में कौन से चार्ज है? वो तो पहले न्यूट्रल था, तो उसमें कौन से टाइप के चार्ज होंगे? न्यूट्रल बॉडी में कोई चार्ज होता है? होता है। न्यूट्रल बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, बट इक्वल होता है। तो न्यूट्रल बॉडी में भी चार्जेस होते हैं, ऐसा मत सोचना कि न्यूट्रल बॉडी में कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल बॉडी हैज सेम नंबर ऑफ चार्जेस, इक्वल एंड ऑपोजिट। वेरी गुड। न्यूट्रल बॉडी हैज द सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एज द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो क्या होगा, तुमने एबोनाइट रॉड को पास लेके आए किसके? स्फीयर ए के। तो स्फीयर ए के जितने भी पॉजिटिव चार्ज है ना, वो सारे लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। और लेफ्ट साइड में क्या है? लेफ्ट साइड में तुम्हारा एबोनाइट रॉड है जो नेगेटिवली चार्ज है। तो वो पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिवली चार्ज एबोनाइट रॉड से अट्रैक्ट होके दे विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। बट व्हाट अबाउट द नेगेटिव चार्जेस? वेयर विल दे गो? दे विल गो टू द ऑपोजिट साइड, बिकॉज दे विल गेट रिपेल्ड। वो रिपेल हो जाएंगे नेगेटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, नेगेटिवली चार्ज एबोनाइट रॉड से, और वो रिपेल होके स्फीयर बी के वो साइड चले जाएंगे, स्फीयर बी के भी एक्सट्रीम राइट साइड में। डू यू सी दैट both the charges getting separated from each other? This is happening due to induction. Induction मतलब bringing a charge body
नियर अनचार्ज मेटालिक बॉडीज। मेटालिक बॉडीज में होता है इंडक्शन, कंडक्शन भी होता है मेटालिक बॉडीज में, लेकिन इंडक्शन मेटालिक बॉडीज में ही होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये इंसुलेटेड स्टैंड से दोनों स्फीयर्स को अलग कर देंगे। तो एक स्फीयर में क्या हो जाएगा, ओनली पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे स्फीयर में ओनली नेगेटिव चार्ज। स्फीयर ए में कौन सा चार्ज होगा, ओनली पॉजिटिव। स्फीयर बी में ओनली नेगेटिव। So we have charged both the spheres, one only positive, one only negative. But how we have charged? By bringing a negatively charged ebonite rod just near the sphere A. टच नहीं किया मैंने, सिर्फ उसको नजदीक ला के रखा है, चार्जेस सेपरेट हो गए और मैंने फिर वो दोनों स्फीयर को अलग कर दिया। दिस इज हाउ यू चार्ज। तो ये जो चार्जेस सेपरेट होते हैं ना, उनको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। इंड्यूस्ड मतलब ये चार्ज क्रिएट हुए हैं दोनों में, ये पहले से थे लेकिन ये रीअरेंज हो गए, पॉजिटिव सारे ए में आ गए, नेगेटिव सारे बी में चले गए, तो इसको इंड्यूस्ड चार्जेस बोलते हैं। बट ये चार्ज बॉडीज का चार्ज कैसे हम लोग न्यूट्रल बना सकते हैं, कोई मेथड पता है तुमको? हाउ डू यू मेक द चार्ज, the body which is charged into a neutral body? How do you convert it into a neutral body? You just bring it in contact with the ground. किसी भी चार्ज बॉडी को ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में लाया ना, तो ग्राउंड, अर्थ इज सेड टू बी रिजर्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर वो चार्ज बॉडी पॉजिटिव है तो ग्राउंड से एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी में आ जाएंगे, बॉडी अनचार्ज हो जाएगी। अगर वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो उसमें से एक्सेस इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में चले जाएंगे और बॉडी अनचार्ज हो जाएगी। तो ग्राउंडिंग या अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हम बॉडी को चार्ज से न्यूट्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में भी ऐसा ही है। अगर तुम उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दो, ये डिस्क को कैसे कनेक्ट करोगे, एक मेटल का वायर ले लो, उसका एक एंड रखो तुम, मतलब इंसुलेटेड वायर रखो, और उसका जो एक एंड है एक्सपोज्ड एंड मेटल का, वो ब्रास के कैप के ऊपर रखो और दूसरा ग्राउंड से टच कर दो, सारा चार्ज चला जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। दैट्स द इजीएस्ट वे ऑफ न्यूट्रलाइजिंग अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप और एनी अदर बॉडी। टच इट विद द ग्राउंड, ग्राउंड से कनेक्ट होते ही बॉडी न्यूट्रल हो जाती है। एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग देखा है? Lightning is a dazzling bluish white light produced in the clouds. It is followed by a loud noise called thunder. कैसे होती है लाइटनिंग, पता है तुम्हें? जब दो क्लाउड एक दूसरे के साथ रब होते हैं तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाता है। तो ये दोनों क्लाउड जब एक दूसरे से बहुत नजदीक आ जाते हैं तो चार्जेस फ्लो करते हैं, नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव क्लाउड में चले जाते हैं, और ये चार्जेस के फ्लो इतना ज्यादा होता है, ये चार्जेस का फ्लो, कि वो हमें लाइटनिंग के फॉर्म में दिखता है। और जैसे ही लाइटनिंग होता है, चार्जेस फ्लो होता है, तो उसके अराउंड की जो एयर है ना, वो सडनली एक्सपांड होती है ड्यू टू लॉट ऑफ हीट, और उससे साउंड क्रिएट होता है, वो साउंड है थंडर। सो थंडर इज एक्सपांडिंग एयर एंड लाइटनिंग इज फ्लोइंग चार्जेस। चार्जेस कैसे क्रिएट हुए? क्लाउड जब रब होता है किसके साथ? दूसरे क्लाउड के साथ। तो लाइटनिंग अर्थ पे कैसे गिरती है? क्योंकि होता है ना बहुत बार लाइटनिंग गिरती है, लाइटनिंग गिरने से कुछ लोग मर जाते हैं। लाइटनिंग नीचे कैसे आती है? अर्थ इज अ रिजर्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अर्थ और क्लाउड के बीच में क्या होता है? इंडक्शन। तो ये इंडक्शन की वजह से कभी कभी चार्जेस का डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा है तो चार्जेस फ्लो करते हैं अर्थ से क्लाउड में। कभी कभी उल्टा भी होता है, क्लाउड से अर्थ में। और एक लाइटनिंग में ऐसा एक सेकंड में 50 टाइम्स होता है। तुम लाइटनिंग गिरती हुई देखते हो, उसमें 50 टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से क्लाउड, क्लाउड से अर्थ ऐसे जाते हैं। और ये फोटोग्राफी की हुई है किसी एक साइंटिस्ट ने लाइटनिंग की स्लो मोशन में, तो उसने पता लगाया था कि दिस इज एक्चुअली द लाइटनिंग। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें बहुत डेयरिंग चाहिए ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट तुमको नहीं करना है कभी भी ट्राई।
करोगे तो मर सकते हो तुम। उसने एक सिल्क के क्लॉथ की काइट बनाई थी, और ये काइट में जो वुड होता है ना, लकड़ी होती है, एक लकड़ी की डंडी, उसको उसने मेटल से बनाया, आयरन के वायर से, और उसको एक मेटालिक वायर से या सिल्क के वायर से, आई थिंक कनेक्ट, सिल्क स्ट्रिंग से कनेक्ट करके उसको उड़ाया। अब थंडर, लाइटनिंग एंड थंडर हो रही थी, बारिश का मौसम था, तो जैसे ही चार्जेस काइट में, काइट के अराउंड एक्यूमुलेट हो गए, इंडक्शन से वो काइट चार्ज हो गया, काइट के अंदर जो मेटल है वो, और फ्रिक्शन हुआ ना, किसका फ्रिक्शन हुआ? एयर, क्लाउड, वाटर वेपर, वाटर पार्टिकल्स, और काइट, सिल्क क्लॉथ, मेटल के वायर सबके बीच में। तो सिल्क का जो थ्रेड था वो पूरा वेट था, और वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है, तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके उसने की रखा था। वो की के पास उसने अपने नकल्स को लेके आया, और नकल्स को उसने ऐसे रब किया था, तो वहां पे स्पार्क दिखा उसको ऐसे। मतलब वो चार्जेस उसके बॉडी में भी फ्लो हो रहे थे, और उसके बॉडी से ग्राउंड में जा रहे थे। अगर वहां पे लाइटनिंग हुई होती तो बेंजामिन फ्रैंकलिन खड़े खड़े ऐश में कन्वर्ट हो जाता, जल जाता पूरा। ये लाइटनिंग की वजह से नहीं था, ये सिर्फ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। लाइटनिंग अगर हुई होती और लाइटनिंग कंडक्ट हो जाती तो सीधा उस पर ही गिरती लाइटनिंग, क्योंकि उसने तो सीधा सीधा कनेक्शन बना दिया स्काई और उसके बीच में। सो दैट वाज अ वेरी डेंजरस एक्सपेरिमेंट। तो हाउ क्लाउड्स गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज भी दिया है यहाँ पे। ड्यू टू हीट ऑफ सन, द वार्म एयर एंड वाटर वेपर rises up. The cold air sinks down. When the air molecules rub against water molecules, or the cold currents of air rub against hot currents of air, then due to friction of electrons of air gets transferred to water molecules or vice versa. All these depends on atmospheric conditions. When the condensation takes place, clouds are formed. Then these clouds have a huge amount of static electric charges, which may be positive or negative. बट अगर कोई क्लाउड एक हाई राइज बिल्डिंग से पास हो रहा है, तो हो सकता है कि क्लाउड नेगेटिव है, तो सामने इंडक्शन की वजह से वो बिल्डिंग का टॉप जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा, और क्लाउड के पास जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव बिल्डिंग के ऊपर फ्लो करेंगे। उसको बोलते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक। और इसको बिल्डिंग, इस लाइटनिंग स्ट्राइक से बिल्डिंग को बहुत डैमेज हो सकता है। तो लाइटनिंग गिरने से बिल्डिंग को हमें बचाना पड़ता है। इसीलिए हाई राइज टॉल बिल्डिंग्स के ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर होते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर इज नथिंग बट अ मेटालिक रॉड। मेटल का एक रॉड होता है, वो मेटल के रॉड को, उसके एक एंड को हम लोग ग्राउंड के नीचे कॉपर प्लेट के साथ अटैच कर देते हैं। पूरे बिल्डिंग के बाहर ये मेटालिक वायर होता है, ये ग्राउंड से, ये साइड से होते हुए ग्राउंड में चला जाता है। तो जब भी कोई लाइटनिंग गलती से स्ट्राइक करेगी तो वो मेटालिक रॉड को ही स्ट्राइक करेगी, बिकॉज इट्स टॉलर एंड इट विल बिकम पॉजिटिव फर्स्ट and then it will directly go to the ground without damaging the building. So lightning conductors are very, very important. They play a very important role in saving the building from lightning strike. ठीक है, and that's where we come to the end of unit 2. But before ending the unit 2, there is a very important aspect of electricity which they have discussed, which is the second type of electricity, which is current electricity. मैंने तुम्हें क्या बताया? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी आर द टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसमें बनती है? इंसुलेटर्स, नॉन मेटल्स। बट करंट इलेक्ट्रिसिटी किसमें बनती है? कंडक्टर्स, मेटल्स। तो मेटल्स में क्या होता है? मेटल्स में जब चार्जेस अक्वायर होते हैं, वो चार्ज फ्लो भी कर सकते हैं थ्रू द मेटल्स, और ये फ्लोइंग चार्जेस को हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हमें आगे क्लास 9th और 10th में पढ़ना है। लेकिन तुम्हें एक बात समझ लेनी है,
सपोज मेरे पास दो कंटेनर है, दोनों एक पाइप से कनेक्टेड है, कंटेनर ए कंटेनर बी। कंटेनर ए में लिक्विड भरा हुआ है, इस लेवल पे पूरा लिक्विड से भरा हुआ है, और कंटेनर बी में भी लिक्विड है लेकिन वो सिर्फ इतना है, वाटर है दोनों में। कैन यू टेल मी ये वाटर फ्लो करेगा? कहां से कहां करेगा? यस, वाटर विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। कैसे पता लगा है? लेवल, वाटर लेवल। मतलब वाटर को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए हमें? डिफरेंस इन लेवल। लेवल में डिफरेंस होना चाहिए। कब तक फ्लो करेगा ये पानी? जब तक दोनों में इक्वल नहीं हो जाता तब तक। मतलब लेवल खत्म हो गया, लेवल में डिफरेंस, तो वाटर फ्लो करना बंद कर देगा। मतलब अगर मुझे चार्जेस को फ्लो करवाना है तो मुझे ये डिफरेंस इन लेवल क्रिएट करना पड़ेगा। तुम्हारी जो सेल होता है ना, बैटरी, पेंसिल सेल, वो यही काम करता है। वो क्या करता है? डिफरेंस इन लेवल क्रिएट करता है, जिसकी वजह से चार्जेस फ्लो होता है। तो साइंटिस्ट ने ये पता लगाया पहले, फिर उन्होंने बोला कि ये जिसमें ज्यादा क्वांटिटी है चार्जेस की या वाटर की, जिसकी भी, उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव। मोर मतलब पॉजिटिव ना, लॉजिक तो यही बोलता है ना। और जिसमें कम क्वांटिटी है पानी की, उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव। तो चार्जेस कहां से कहां फ्लो करते हैं? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इसको साइंटिस्ट ने नाम दे दिया कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट। लेकिन जे जे थॉमसन ने पूरा गेम चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि जे जे थॉमसन ने बोला कि भाई पॉजिटिव चार्ज तो कभी फ्लो ही नहीं करते, चार्जेस जो फ्लो करते हैं उनका नाम है इलेक्ट्रॉन, और वो नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है कि एक्चुअली जो फ्लो करने वाले चार्जेस है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। और वो यहां पे है, वो नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। ये जे जे थॉमसन ने बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी पता लगाया। उससे पहले तो सब कन्वेंशनल था, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो आफ्टर जे जे थॉमसन वी एक्चुअली केम टू नो कि इलेक्ट्रिक करंट और चार्जेस दे फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो इसको नया नाम दिया गया इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो दो टाइप के करंट के बारे में हमें पढ़ना है, पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब कन्वेंशनल करंट, एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव विच इज द रियलिटी। ये है रियलिटी, एंड दिस इज जस्ट फॉर कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब कन्वीनियंट है हमारे लिए समझना, इसके लिए। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। ठीक है, बस तुम्हें इस पार्ट में सिर्फ इतना ही कंटेंट पढ़ना है। और नेक्स्ट पार्ट इसका है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बैटरीज है, और सेफ्टी कंपोनेंट्स है, और कुछ इंफॉर्मेशंस है। तो ये हम लोग करेंगे कल, टुमारो। ठीक है, सो विल फिनिश इट हियर।